महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के मतदान 20 नवंबर को होंगे। प्रचार अभियान कुछ घंटों में रुक जाएगा। ऐसे में हर किसी की कोशिश है कि मतदाताओं को सबसे ज़्यादा अपनी तरफ आकर्षित करें। अब तमाम बड़े नेता महाराष्ट्र में प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद जी भी आए हैं। सर, मुंबई महाराष्ट्र का दौरा कर रहे हैं, कैसी लग रही है आपको आबो हवा चुनाव के दौरान? देखिए, आबो हवा तो पार्लियामेंट चुनाव के समय से यहाँ अच्छी बनी हुई है। लोगों को बहुत आत्मविश्वास भी है और विश्वास भी है, जिसके साथ मिलकर यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। और जो हमारी अगाड़ी का जो चुनाव है, जिसमें शरद पवार जी हैं, जिसमें उद्धव ठाकरे जी हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी है, इन सब को बड़ा स्पष्ट बहुमत मिलेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। इसलिए कि लोग थक गए हैं। जो आज सरकार बनी है, यहाँ बनी हुई है, उससे लोग थक गए हैं, ऊब गए हैं और चाहते हैं कि एक बार फिर हम बागडोर उन लोगों के हाथ में दें जिन्होंने विकास महाराष्ट्र को हमेशा दिलवाया है और जिनमें लोगों को विश्वास है कि वो फिर विकास दिलवाएंगे। आप कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव का जो फायदा है वो आपको महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में? यकीनन, बिकॉज जब कोई फैसला कर लेता है कि हमको फलां में विश्वास है, हमको फलां के साथ लगाव है, तो उसको बदलने के लिए कोई बहुत परिवर्तन के लिए बहुत बड़ी बात होनी चाहिए, जिसको लेकर वो ये कहें कि अरे हमने गलती कर दी, हमको ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लोगों का रुझान वैसा ही बना हुआ है जैसा लोकसभा चुनाव के समय था। और मैं ये मानता हूँ कि 19-20 का अंतर कहीं कहीं हो सकता है, कहीं हमको ज़्यादा मिल जाएगा, कहीं कम मिलेगा, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि हमको एक अच्छा बहुमत महाराष्ट्र में मिलेगा। आप कह रहे हैं कि लोकसभा के जो रिजल्ट्स थे उसका फायदा महाराष्ट्र में होगा, लेकिन वो परिणाम हरियाणा में नहीं देखने मिला। तो लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक जो सोशल इंजीनियरिंग की बीजेपी ने, उसका भी यहाँ पर एक रिस्क हो सकता है। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन हमारे नेताओं ने इस बात को स्पष्ट किया है कि जो सोशल इंजीनियरिंग वहाँ करने का प्रयास किया गया था या हम मानिए नहीं कर पाए हरियाणा में, वैसी परिस्थितियाँ यहाँ नहीं हैं। यहाँ पर जिस तरह से व्यवस्थाएं हैं और जिन परिस्थितियों में ये चुनाव हो रहा है, उसमें वो वैसा कहीं कुछ हमको होता नहीं दिखता जैसा हरियाणा में हुआ था। साथ ही साथ हरियाणा में दुर्भाग्य से हमारे जो प्रमुख नेता थे हरियाणा के, वो एक साथ नहीं आ पाए। ऐसा लग रहा था कि कोई एक तरफ खींच रहा है, कोई दूसरी तरफ खींच रहा है। वो चीज़ हमको यहाँ देखने को नहीं मिल रही है। बहुत लोगों की आकांक्षाएं थीं, बहुत लोग अलग अलग चाहते थे कि उनको चुनाव लड़ने का अवसर मिले। इसलिए जब हम लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, गाड़ी में हम लोग जब मिल के चुनाव लड़ रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों को अपने दिल पर पत्थर तो रखना पड़ा। लेकिन जिस तरह से सब लोग मिलकर इस चुनाव में निकले हैं और जिस तरह से काम कर रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि हमको सफलता मिलेगी। इस आबो हवा में धर्म युद्ध का भी जिक्र हो रहा है, वोट जिहाद का जिक्र हो रहा है, कटेंगे तो बटेंगे नारे लग रहे हैं, क्या कहेंगे आप इसमें? नारों से चुनाव जीते जाते तो फिर कभी चुनाव हारने का और जीतने का कोई और प्रश्न ही नहीं होता। लोग ज़मीन देखते हैं कि किसकी ज़मीन है, किसकी ज़मीन नहीं है, किस में आस्था कोई कर सकता है, नहीं रख सकता है। अगर ये नारे उठाए जा रहे हैं तो इसका मतलब लोगों को, जो लोग आज सत्ता में हैं, उनको ये विश्वास नहीं है कि उनका जो रिकॉर्ड है वो इतना अच्छा है कि वो सत्ता में बरकरार बने रहेंगे। उनको ये विश्वास नहीं है, इसलिए वो इन नारों का सहारा ले रहे हैं। इन नारों से कभी कुछ हुआ नहीं है। 19-20 का फ़र्क पड़ता है, लेकिन कुछ हुआ नहीं है। और जो लोग अगर धर्म की बात करते हैं या कोई ईमान की बात करते हैं, कोई मज़हब की बात करते हैं, तो वो सबसे पहले ये बताएं कि कौन सा मज़हब कहता है कि लोगों को बांटो, कौन सा धर्म कहता है कि लोगों को बांटो। सिर्फ जोड़ने की बात धर्म और मज़हब करते हैं, सिर्फ जोड़ने की बात करते हैं। और इसीलिए भारत का ये स्वरूप बना है जिसमें विभिन्न धर्म एक साथ गुलदस्ते के समान आए हैं और गंगा जमनी तहजीब की व्यवस्था हमारे देश में बनी है। तो जो गंगा जमुना तहजीब नहीं समझता, वो अपने धर्म को क्या समझेगा? और जो धर्म नहीं समझता, वो धर्म के नारे लगाए तो उससे क्या फ़ायदा होगा? जो अपने ईमान को नहीं समझता, वो ईमान की बात करे तो वो क्या बात करेगा और उस बात को कैसे कोई स्वीकार करेगा और कैसे कोई समझेगा? तो मैं तो समझता हूँ ये फजूल की बातें हैं। हिम्मत हो तो कहो हमने कुछ करके दिखाया है।
क्या करके दिखाया है, गरीब के लिए क्या किया, मध्य वर्ग के लिए क्या किया, उन बच्चों के लिए किया जिनको रोज़गार चाहिए, उनके लिए क्या किया जिनको शिक्षा चाहिए, उन महिलाओं के लिए क्या किया जिनको सुरक्षा चाहिए। ये सवाल हैं, इसका जवाब दें, उसके बाद फिर धर्म पर जाएं। तमाम संगठन हैं, हर एक पार्टी को सपोर्ट करते हैं। बीजेपी का आरोप है कि कुछ उलेमा संगठन हो या सज्जाद नोमानी कहें, वो खुलकर कांग्रेस का और तमाम जो आपके महाविकास आघाड़ी के गठन है उनका समर्थन कर रहे हैं। तो ये वोट जिहाद है, क्योंकि वो मस्जिद से भी इस बात का अपील कर रहे हैं, मस्जिद से जोड़ रहे हैं, मुसलमानों से जोड़ रहे हैं, उसको शब्द दिया जा रहा है वोट जिहाद। क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक बात कहूँ, मैं सज्जाद नोमानी साहब को जानता हूँ और बहुत पहुँचे हुए व्यक्ति हैं, बहुत बड़े आलिम हैं, इस्लाम को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, उनका व्यवहार सबके साथ बहुत अच्छा व्यवहार है। और मैं तो ये मानता हूँ कि सज्जाद नोमानी जब ऐसा संदेश देते हैं तो वो संदेश सीमित नहीं होता मुसलमानों के लिए, वो हर उस इंसान के लिए है जो अपने बच्चों की बेहतरी चाहता है, जो अपना विकास चाहता है, जो इस देश को मजबूत देखना चाहता है, उसके लिए वो संदेश देते हैं। भाषा उनकी उर्दू ही क्यों ना हो, और उनकी जो बात हो वो ऐसी लगे कि वो सिर्फ एक विशेष समुदाय के लिए कह रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। जब वो कहते हैं तो हर उस इंसान के लिए कहते हैं जो भारत में विश्वास रखता है, भारत की सेक्युलर राजनीति में विश्वास रखता है, और जो मानता है कि भारत के हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं और एक साथ इनको रहना है, गंगा जमनी तहजीब को आगे बढ़ाना है। तो आप कह रहे हैं कि सज्जाद नोमानी कोई गलत बात नहीं कर रहे, उनकी भाषा की वजह से उनको टारगेट किया जा रहा है? नहीं, भाषा की वजह से नहीं टारगेट किया जा रहा है, इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि लोग डरते हैं कि कहीं हमारी पोल ना खुल जाए, कहीं ऐसा ना लगे, लोग हमसे पूछने लगें कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम क्यों किसी को तकलीफ़ देना चाहते हो, जब उधर से सिर्फ संदेश प्रेम का आ रहा है और एकता का संदेश आ रहा है, तो तुम क्यों लड़ाई लड़ाना चाहते हो, तुम क्यों ऐसी बात करते हो जो इसको नकार दे, प्रेम के संदेश को और एकता के संदेश को नकार दे, तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो। तो इसलिए उस बात को छुपाने के लिए और उस बात पे पर्दा डालने के लिए वो ये बातें कहते हैं। मैं ये मानता हूँ कि उनकी जो कही हुई बात है उसमें कोई त्रुटि हो तो वो बता दें कि इसमें ये त्रुटि है। मैं नहीं मानता कि ऐसी कोई त्रुटि ये पकड़ पाएंगे, ये पकड़ सकेंगे, क्योंकि संदेश सिर्फ मोहब्बत का संदेश है और एकता का संदेश है। सवाल मेरा एक ये भी है कि एक संगठन ने लेटर लिखा था कांग्रेस को, उद्धव ठाकरे को, शरद पवार को, जिसमें जिक्र थे कुछ मुद्दों के, आरक्षण का मुद्दा था मुसलमानों के, एक और जिक्र था कि आरएसएस को भी बैन किया जाए। ये जो उम्मीद है वो कर रहे थे आपकी पार्टी से, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अगर आरएसएस को बैन कोई करेगा तो वो उसको सरकार में होना चाहिए। तो कहाँ आरएसएस को बैन करने वाला कोई सरकार में है और कहाँ आरएसएस बैन हो रही है, तो ये फजूल बात में जाने का क्या फ़ायदा है। कहने वाला कुछ कह सकता है, वोटर 50 चीज़ मांगता है आपसे, और आप कहें कि नहीं भाई 2 चीज़ें जो हैं वो ठीक हैं, 3 चीज़ें कुछ ठीक हैं, कुछ चीज़ें ठीक नहीं हैं, आप ये जवाब देती हैं वोटर को, इसके लिए आप मैनिफेस्टो बनाती हैं। जब मैनिफेस्टो आपने बनाया, मैनिफेस्टो में कहीं लिखा है कि हम आरएसएस को बैन करेंगे? हाँ, एक बात हम स्पष्ट कर दें, आरएसएस की बहुत सारी बातों से हमें शिकायत है। हम ये मानते हैं कि आरएसएस अगर ये चाहती है कि हमारे देश में हिंदू और मुसलमान अलग अलग हो जाएं तो वो गलत है, लेकिन अगर वो ये चाहते हैं कि वो अलग अलग हो जाएं तो उनको कहना चाहिए। हम उन पे आरोप नहीं लगाते, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो ऐसा चाहते हैं। आपके एक नेता कहते हैं कि वो एक आतंकवादी संगठन है, हुसैन दलवाई ये भी कहते हैं। देखिए, कहने वाले तो हर चीज़ कहेंगे ना, हर नेता की हर बात तो मैनिफेस्टो में नहीं जाती, कोई वजह ही है ना, कोई वजह है जो हर बात नहीं आ जाती। और नेता बहुत सारी बातें कहते हैं, कुछ नेता डिसिप्लिन्ड होते हैं, वो थोड़ा सा अनुशासन में रहते हैं और वही कहते हैं जो मैनिफेस्टो में कहा गया या पार्टी ने अपने मंच से कभी कहा है। कुछ नेता आगे बढ़कर भी कुछ कहते हैं, लेकिन हर कही हुई बात मान ली नहीं जाती जब तक कि बहुमत पार्टी का और जब तक लीडरशिप पार्टी की किसी बात को स्वीकार ना करें तब तक वो पार्टी की बात नहीं कही जा सकती। लेकिन लोकतंत्र में बहुत सारी बातें कही जाती हैं, दूसरी तरफ से भी बहुत सारी बातें कही जाती हैं, सारी बातें तो स्वीकार नहीं करी जाती, जनता भी स्वीकार नहीं सारी बातें करती, और अगर स्वीकार करती होती तो चुनाव किस तरह से रुझान पलटते हैं और किस तरह से लोकसभा के चुनाव में यहाँ रुझान बने थे, फिर वो बात का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता।
खुशी जी, मेरा एक ये सवाल है कि महाराष्ट्र के माहौल को देखें, तमाम नारे लगाए जा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम बात की जा रही है। जैसे कि एक पूर्व सांसद है नवनीत राणा, उनके सभा में उनका आरोप है कि उनको गंदे इशारे किए गए, अल्लाह अकबर के नारे लगाए गए। कैसी स्थिति है महाराष्ट्र में? इसके पहले भी आपने तमाम चुनाव देखे हैं, लेकिन ये इस बार की जो स्थिति है उस पर क्या कहेंगे? देखिए, जब लोगों को ऐसा लगता है कि उनके पास कहने को कुछ नहीं है तो वो नारे लगाते हैं, वो भड़काने वाली बातें करते हैं, वो दूसरे पर कीचड़ फेंकते हैं। लेकिन जिसको आत्मविश्वास होता है और जिसको कॉन्फिडेंस होती है वो ऐसा कुछ नहीं करता है, वो फूल बरसाता है। उसकी बातों में ऐसा लगता है कि ये तो फूल बरसा रहा है। और लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में फूल बरसा कर ही लोगों को अपने साथ लेना चाहिए और फूल बरसा के ही देश के लिए आगे रास्ता बनाना चाहिए। अंगारे लगाकर, कांटे बिछाकर देश को ना आगे बढ़ा सकते हैं, ना अपने आप को आगे ले जा सकते हैं। मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे। पूर्व विदेश मंत्री रह चुके हैं आप। जो फैसला लिया गया है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर कि पाकिस्तान टूर नहीं करेगी भारतीय टीम, इस फैसले पर क्या कहेंगे आप? देखिए, हम तो बहुत कुछ कह सकते हैं। अगर सरकार का ये मानना है कि इस समय क्रिकेट खेलने से हमको फ़ायदा नहीं है तो हम मान लेते हैं, फ़ायदा नहीं है तो नहीं है। लेकिन जब मोदी जी नवाज़ शरीफ साहब के घर गए थे शादी में और जब उनकी माता जी के लिए शॉल ले गए थे, तब भी हमसे तो नहीं पूछा गया था, ना हमने उस पर कोई टिप्पणी की थी। इसलिए कि हमने कहा कि प्रधानमंत्री समझते हैं कि इनके जाने से अगर बात बनती है तो बना लें। हम क्यों हंगामा करें और कहें कि आप दुश्मन से जाके मिल लिए। लेकिन ये सारी बातें तो वही कहते रहते हैं। अब उन्होंने कोई फैसला किया है तो वो कर लें। हम देश से बाहर, पाकिस्तान से बाहर क्रिकेट खेल लेते हैं। पाकिस्तान में नहीं खेलने को तैयार हैं, भारत में उनको नहीं बुलाने के लिए तैयार है। हमारी सरकार का ये निर्णय है तो सरकार इस निर्णय को निभाए। लेकिन हमने देखा ये है, अपने समय में भी देखा, अब भी देख रहे हैं और दुनिया में कई जगह पे देख रहे हैं कि दुश्मनी इतनी मत करो कि आगे बातचीत करने का कहीं कोई मौका ना बचे। मौका बचना चाहिए और क्रिकेट एक तरीका है जिससे कि आप बात ना करके भी बात कर सकते हो, संबंध ना बनाकर भी संबंध बना सकते हो। और अगर दुनिया में संबंध बनाकर रहना है तो उसमें कामयाबी मिलेगी या सारे संबंध तोड़कर कामयाबी मिलेगी, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन हाँ, कष्ट है हमको। कष्ट इस बात का है कि हमारे मासूम लोगों पर जो आक्रमण होते हैं और प्रहार होते हैं, जिसको प्रोत्साहित किया जाता है, हमारे पड़ोसी के यहाँ से प्रोत्साहित करा जाता है, तो वो उसकी तो शिकायत है, उसका दर्द है, उसकी कसक है हमको। लेकिन इसको हल करने का तरीका जो है वो सरकार को निकालना होगा। हम तो सरकार की मदद करने के लिए इस मामले में तैयार हैं। देश सबसे पहले आता है, इंडिया फर्स्ट की बात आती है, चाहे वो कनाडा का सवाल हो, अमेरिका का सवाल हो, इंग्लैंड का सवाल हो, यूरोप का सवाल हो या हमारे पड़ोस का सवाल हो। इंडिया कम्स फर्स्ट और उसमें हम सरकार को पूरी तरह से मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहे। लेकिन सरकार कम से कम मदद मांग तो ले। कैमरा पर्सन प्रशांत माने के साथ मैं नम्रता दुबे, एबीपी न्यूज़ मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.